हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 में हमारी यूनिट चल रही है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, उस कंप्लीट सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले सीएफ कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद पीआई कैलकुलेट करना होगा। दोनों को ऐड करके आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। सीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सीएफ के टोटल हमारे पास 3 केस होते हैं और तीनों ही केस हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना है कि पीआई को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहां पर पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के टोटल 4 केस हैं, जिसमें से 2 केस को आज हम कंप्लीट कर लेंगे, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। उसके बाद केस 3 एंड केस 4 ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं उन स्टूडेंट को बता देता हूं जिनको नहीं पता है कि अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 को गेटवे क्लासेस ऐप पर पढ़ते हैं तो आपको यहां पर क्या क्या मिलेगा। तो यहां पर आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, जहां पर मैं 100% सिलेबस आपको कंप्लीट कराऊंगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, लेक्चर वाइज आपको डीपीपी मिलेगी और डीपीपी का आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, और यूनिट वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेट मिलेगा। और ये सब आपको मिलेगा गेटवे क्लासेस ऐप पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गेटवे क्लासेस ऐप पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 के साथ साथ बीटेक 3rd सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट अवेलेबल है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये तो मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि नॉन होमोजेनियस मतलब यहां पर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी होगी उसके अंदर जो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे उन सब का ऑर्डर सेम नहीं होगा। ऑल पार्शियल डेरिवेटिव आर नॉट ऑफ सेम ऑर्डर। और लीनियर का मतलब आप जानते ही हैं, जहां पर सभी पार्शियल डेरिवेटिव की जो डिग्री होगी वो 1 होगी। और बात करते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो ये भी आपको मालूम है पार्शियल डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम यहां पर जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट नंबर 1 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं पहचान पाए तो फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे पहला काम आपका ये कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको आपको सॉल्व करना है उसको आप पहचानिए वो कौन से टाइप की है, तब उसके अकॉर्डिंग आप उसमें मेथड लगाइए उसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको क्या करना होगा, यहां पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उस गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप डी और डी डैश में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए कभी कभी तो आपको डायरेक्ट डी और डी डैश में दी जाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कभी कभी नहीं दी जाती है। तो आप ध्यान रखें अगर डी और डी डैश के फॉर्मेट में आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दी गई है तो पहले उसको आप डी और डी डैश के फॉर्मेट में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप की आ जाएगी, है ना। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड यहां पर डी और डी डैश का क्या होगा, एक फंक्शन होगा। बात समझ में आ गई। देखिए जो लेफ्ट साइड होती है यहां से आपको मालूम है यहां से कैलकुलेट किया जाता है सीएफ, और जो राइट साइड होती है यहां से कैलकुलेट किया जाता है पीआई। अगर राइट साइड 0 दे रखी है तो इसका मतलब पीआई भी क्या होगा, 0 होगा। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें राइट हैंड साइड 0 थी तो वहां पर पीआई क्या था, 0 था, हमें केवल सीएफ कैलकुलेट करना था। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, आज राइट हैंड साइड 0 नहीं होगी। अब आगे ध्यान दीजिए। देखिए अब यहां पर पीआई के लिए आपका पीआई का केस 1 बनेगा या केस 2 बनेगा या केस 3 बनेगा या केस 4 बनेगा, ये आपका डिपेंड करेगा इस एफ एक्स वाई पे, राइट हैंड के फंक्शन पे। अगर ये राइट हैंड वाला जो फंक्शन है, अगर ये फंक्शन आपका इस फॉर्मेट में है, किसमें, एफ एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, अगर आपकी राइट हैंड साइड इस फॉर्मेट में दी गई है, अगर ये आपको फंक्शन दिया गया ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, यहां पर ए और बी की जगह कोई नंबर होगा क्वेश्चन के अंदर, तो अगर आपकी राइट हैंड साइड में ई की पावर में ए एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन दिया गया है तो फिर आप केस 1 बनेगा वहां पर आपका। अब केस 1 में करते क्या है, प्रोसीजर क्या है केस 1 में सॉल्व करने का क्वेश्चन को, अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि पीआई को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल
तो पीआई को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 अपॉन, देखिए 1 के अपॉन में जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको डी और डी डैश का फंक्शन दिया रहता है, इस डी और डी डैश के फंक्शन को पुट कर देते हैं। डी और डी डैश के फंक्शन को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डी कॉमा डी डैश। उसके बाद यहां पर ई की पावर में ए एक्स प्लस बी वाई आ जाएगा, ई की पावर में ए एक्स प्लस बी वाई। अब आगे देखिए क्या करना है, जरा ध्यान से समझिए। अब आपको यहां वो देखो बहुत सिंपल है, आपको करना है क्या है, पुट, यहां पर देखिए जो डी है, जहां पर भी डी आ रहा है, डी के प्लेस पर ए पुट करेंगे, मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट है ए, इसको पुट कर देंगे। उसके बाद डी डैश के प्लेस पर आप वाई का कोफिशिएंट पुट कर देंगे डी, डी के प्लेस पर ए और डी डैश के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, बी पुट करेंगे। ठीक है, अब जब आप ये सब पुट कर देंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान देना इधर। ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपको जो पीआई का फॉर्मूला बन जाएगा आपका 1 अपॉन, देखिए अब ये जो फंक्शन जो पहले डी और डी डैश में लिखा गया था, अब इसकी जगह डी और डी डैश की जगह क्या आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा। यानी कि आपका जो फंक्शन है अब उसमें ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, यानी कि फाई ए कॉमा बी बन जाएगा, और यहां पर ई की पावर में ए एक्स प्लस बी वाई। बस इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे और यही आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आ गई। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि वेयर ये जो डिनोमिनेटर है फाई ए कॉमा बी, ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो आपको याद है कि यहां पर केस ऑफ फेल्योर बन जाएगा। देखिए यहां पर जो अभी हम 4 केस पढ़ेंगे, चारों केस बहुत छोटे छोटे हैं। केस ऑफ फेल्योर यहां पर बनेगा जब ये जीरो बनेगा, लेकिन यहां पर जनरली आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं जहां पर डिनोमिनेटर जीरो होगा। अगर बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि जिसका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो क्या करेंगे, तो उस केस में आप केस ऑफ फेल्योर वाला मेथड लगाएंगे जो हम ऑलरेडी लास्ट में पढ़ चुके हैं होमोजीनियस के लिए। सेम वही मेथड लगेगा। क्या करेंगे, अगर ये जीरो बनता है तो आप डिनोमिनेटर को डी या डी डैश के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आप डी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे x, और अगर डी डैश के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे y। तो यहां पर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि जनरली यहां पर ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आता है तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है। बात समझ में आ गई, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम यहां पर अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन सॉल्व, ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, नॉन होमोजीनियस है, आप चेक कर सकते हैं। देखो यहां पर ऑर्डर 2 है, यहां भी ऑर्डर 2 है, यहां भी ऑर्डर 2 है, लेकिन यहां पर और यहां पर ऑर्डर 1 है। तो ये कैसी इक्वेशन हो गई, नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। दूसरा, सभी डेरिवेटिव के जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, तो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो चलिए सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूं। एक अच्छी चीज यहां पर ये है कि आपको पहले से ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डी और डी डैश में दे रखी है, तो आपको यहां पर कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4d डैश का स्क्वायर माइनस डी प्लस 2d डैश और z इज इक्वल टू ई की पावर में 3x प्लस 4y। ये तो आपका गिवन क्वेश्चन है। अब क्या करना है यहां पर, जरा ध्यान देना। यहां पर हम CF निकालेंगे। अब देखिए CF निकालने के 3 केस होते हैं और वो तीनों केस आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर आपने CF वाला जो लास्ट लेक्चर था अगर वो नहीं देखा है तो उसको पहले देखिए, क्योंकि CF कैलकुलेट करना हमने वहां पर सीखा था। 3 केस होते हैं CF के और उसी के बेसिस पर हम आज यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए PI निकालना बहुत आसान है इस केस में, बस CF यहां पर इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना वो CF है। PI तो बहुत आसानी से आ जाता है, PI कैलकुलेट करना यहां पर आसान है एज कंपेयर टू CF। चलिए ध्यान दीजिए, तो डी स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर माइनस डी प्लस 2d डैश। तो आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जो आपको लेफ्ट साइड दी गई है इसके लीनियर फैक्टर करने। हमने CF के 3 केस पढ़े थे कि अगर आपके फंक्शन के लीनियर फैक्टर हो जाए तब क्या करना है, अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो तब क्या करना है, और फैक्टर ही ना हो तब क्या करना है। तीनों केस हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर तो फैक्टर हो जाएंगे। देखिए कैसे, देखो यहां पर ये देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो किस चीज का फॉर्मूला है, देखो d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर लिखा है। आप ध्यान से देखिए, देखो d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर, देखो इसको ओपन करके देखो, d स्क्वायर प्लस 4d डैश स्क्वायर और माइनस 4d डैश आ जाएगा। अच्छा इधर देखो जरा, माइनस, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। क्यों लिया माइनस कॉमन, क्योंकि देखो ये भी क्या बन जाएगा, इसी के जैसा फैक्टर बन जाएगा, d माइनस डी डैश, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। z इक्वल टू में e की पावर में 3x, e की पावर में
3x प्लस 4y। आगे देखिए, अब क्या करेंगे, इसमें से d माइनस डी डैश जो है वो पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, तो d माइनस 2d डैश को मैंने कॉमन ले लिया अंदर से। अब अंदर देखो क्या बचेगा, यहां बचेगा d माइनस 2d डैश और यहां बचेगा माइनस का 1 एंड z इक्वल टू e की पावर में 3x प्लस 4y। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें कैलकुलेट करना CF। देखिए CF यहां पर कैसे फैक्टर हो रहे हैं, लीनियर। कैसे फैक्टर हैं, लीनियर फैक्टर हैं। इसको मैं थोड़ा सा और ठीक करके लिख देता हूं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, d माइनस 2d डैश माइनस 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा यही था, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, d माइनस 2d डैश माइनस 1 z इक्वल टू e की पावर में 3x प्लस 4y। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए ये दो लीनियर फैक्टर है, इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे CF लिखना है, तो CF कॉरस्पॉन्डिंग टू d माइनस 2d डैश और माइनस 0 इज इक्वल टू, देखिए इस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग CF क्या होगा उसको मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए इस वाले फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग CF, जरा ध्यान दीजिए, इस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग CF होगा हमारा e की पावर में, देखो e की पावर में यहां पर ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट आता है, तो e की पावर में 0x f1 y। अब ध्यान देना यहां पर d डैश का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहां पर y प्लस 2x आएगा। और ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि अगर यहां पर माइनस होगा तो यहां प्लस आएगा, और यहां प्लस होगा तो यहां माइनस आएगा। बात समझ में आ गई, ये हमारा CF आ गया। इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो देखो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा, ये तो e की पावर 1 बन जाएगा, यानी कि ये यहां से मिलेगा हमें f1 y प्लस 2x, ये आ गया यहां से CF। अब हम निकालते हैं आगे, देखिए सॉरी, अब हमें CF कैलकुलेट करना है। अब हमें CF कैलकुलेट करना है कॉरस्पॉन्डिंग टू ये वाला जो फैक्टर है d माइनस 2d डैश माइनस 1, तो CF कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकेंड फैक्टर देखिए क्या है, d माइनस 2d डैश और माइनस 1 j, इसके कॉरस्पॉन्डिंग करना। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए कितना आएगा, जरा ध्यान दीजिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका CF आएगा e की पावर में x f2 y प्लस 2x, ये CF आ जाएगा। तो देखो अब जरा ध्यान देना, यहां पर हमारे पास यहां पर क्या था, दो फैक्टर थे, एक फैक्टर ये था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग CF ये आ गया, दूसरा फैक्टर ये था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग CF ये आ गया, और इन दोनों फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो CF आया उसी को आप क्या करेंगे, यहां पर मेंशन कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल CF आ जाएगा। अब जरूरी नहीं कि आप यहां पर दो बार दो लाइन में लिखें, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं बताता हूं कैसे। देखिए आप इसको चाहे तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, देखो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, डायरेक्ट आप ऐसे लिखेंगे, देखो सीधे यहां तक आप गए, अब इसके बाद सीधे यहां क्या करिए, CF लिख दीजिए। CF इज इक्वल टू, देखो इस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग e की पावर में 0x f1 y प्लस में 2x प्लस, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कैसे लिखेंगे, e की पावर में माइनस x, क्योंकि यहां पर माइनस 1 है, और f2 y प्लस 2x। तो आपकी इच्छा है, आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, और आप चाहें तो जैसे मैंने लिखा था वैसे लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास देखिए फाइनली CF क्या आ गया, CF इज इक्वल टू ये आ जाएगा f1 y प्लस 2x प्लस e की पावर में माइनस x f2 y प्लस 2x। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो मुझे नहीं लगता कि इसको समझने में आपको कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में तीनों केस पढ़ चुके हैं, तीनों केस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। तो यहां पर आ गया मेरा CF। अब मुझे निकालना PI। अब देखिए PI कैसे निकलेगा, जरा ध्यान दीजिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल, देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला पहले क्या होता है, जरा ध्यान से देखो, 1/5dd। अब यहां पर देखो 5dd मतलब यहां पर ये वैल्यू z का जो कोफिशिएंट है, तो आप यहां पर जब वैल्यू पुट करेंगे, इसको नहीं पुट करना, आपको सीधे ये पुट करना है।
पहला वाला, है ना। फैक्टराइज फॉर्म में नहीं करना आपको, आप सीधे ये करिए, डी स्क्वायर माइनस 4d डी डैश प्लस 4d डैश का स्क्वायर माइनस डी और प्लस में 2d डैश, ठीक है ना। सीधे ओरिजिनल स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू थी इसी को पुट कर दीजिए, है ना। देखिए फैक्टराइजेशन में पुट कर देंगे तो उससे भी ऐसा नहीं कि आंसर गलत आएगा। e की पावर 3x प्लस 4y। चलिए अब यहां पर देखो आपको करना क्या है, जरा ध्यान से समझिए। आपको यहां पर करना ये है कि d के प्लेस पर 3 पुट करना है। देखो पुट d के प्लेस पर 3 पुट करना है एंड d डैश के प्लेस पर 4 पुट करना है और देखते हैं कितना आएगा। देखिए बस कैलकुलेशन कर देंगे तो pi इक्वल टू 1/1 d के प्लेस पर 3, तो देखो यहां 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस यहां पर 3 और यहां पर 4, 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, तो ये 48 आ जाएगा। 4d डैश का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 16 4 जा 64 और माइनस में 3 और प्लस में यहां d डैश 4 पुट करेंगे तो 8 और e की पावर में 3x प्लस 4y। अब इसको ऐड करके लिख दीजिए। देखिए ऐड करके कितना आएगा 1/, जरा ध्यान देना 1 के अपॉन में कितना आ रहा है। देखो सबको ऐड करो, ये आ गया 48 और माइनस 3 माइनस का 51 और ये आ जाएगा आपका 72 और 9 81, यानी कि 81 में से 51 को माइनस करेंगे तो 30 बचेगा और e की पावर में 3x प्लस 4y बचेगा। तो यहां से आपका फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन देखिए क्या आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहां से कंप्लीट सॉल्यूशन आपका आएगा z इक्वल टू CF प्लस PI, z इक्वल टू CF प्लस PI और CF भी आप निकाल चुके, PI भी आप निकाल चुके, यहां पर पुट कर दीजिए z इक्वल टू CF कितना था F1 y प्लस 2x प्लस F2 सॉरी e की पावर में माइनस x और F2 e की पावर में, एक मिनट, e की पावर में माइनस x नहीं आएगा, यहां पर -1 है ना, ये प्लस ही आएगा। e की पावर में माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। माइनस होता है तो प्लस आता है, प्लस होता है तो माइनस आता है। तो e की पावर में x F2 y प्लस 2x और प्लस में 1/30 e की पावर में 3x प्लस 4y। तो यही हमारा क्या है, यहां से फाइनली आंसर भी आ गया। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है। यहां पर जो पहला केस है हमारा बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं, डी के प्लेस पर ए पुट करना, डी डैश के प्लेस पर बी पुट करना और लेफ्ट साइड से आपको CF निकालना, CF कैलकुलेट करना। हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में सीख चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यहां पर देखिए डी और ब्रैकेट में d माइनस 2d डैश माइनस 3z e की पावर x प्लस 2y। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। देखिए कैसे हमें क्वेश्चन, अब देखो यहां पर पहले से ही हमें क्वेश्चन के फैक्टर दे रखे हैं, तो इस बार तो हमें फैक्टर भी करने की जरूरत नहीं है ना। कितना आसान काम हो गया, फैक्टर पहले से ही आपको दिए गए हैं। इज इक्वल टू e की पावर में x प्लस 2y। तो यहां पर अगर आपको फैक्टर दिए गए हैं तो आप डायरेक्ट CF लिख सकते हैं। देखिए अब यहां पर d के कॉरस्पॉन्डिंग CF क्या होगा, चलिए मैं इस बार डिटेल में लिख देता हूं। CF कॉरस्पॉन्डिंग टू d, तो d के कॉरस्पॉन्डिंग CF कितना आएगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। d के कॉरस्पॉन्डिंग जो CF आता है वो F1y आता है, ये आपको डायरेक्टली मालूम होना चाहिए। कितना आता है F1y। नाउ CF कॉरस्पॉन्डिंग टू, अब किसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है, CF कॉरस्पॉन्डिंग टू d माइनस 2d डैश और -3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब आप CF लिखेंगे तो F2 पहले e आएगा, e की पावर में 3x, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं -3 है तो e की पावर में प्लस 3x आएगा। F2 और y, अब यहां पर d डैश का कोफिशिएंट -2 है तो y प्लस 2x आ जाएगा, y प्लस 2x। तो ये आ गया हमारा CF। तो यहां से हमारे पास अगर हम टोटल CF लिखें तो देखो टोटल CF कितना हो जाएगा, CF इज इक्वल टू F1y प्लस e की पावर में 3x F2 y प्लस 2x। ये हमारा CF आ गया। बोलो बात समझ में आ रही, दिस इज द CF। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब हमें निकालना PI।
तो देखिए पी आई को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से पी आई निकालना बहुत ज्यादा आसान है। क्या करेंगे, पी आई का पहले फॉर्मूला लिख देंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/1 डी और ब्रैकेट में डी -2d' और माइनस का 3 ई की पावर में x प्लस 2y। अब आपको मालूम है यहां पर क्या करना है, अब आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है। पुट d के प्लेस पर पुट कर देंगे कितना, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 आएगा, और d डैश के प्लेस पर पुट कर देंगे y के कोफिशिएंट जो कि 2 है। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन यहां करना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू 1 में d की जगह कितना पुट करना है, 1, ब्रैकेट में 1 - 2 d डैश भी 2 और माइनस का 3 ई की पावर में x प्लस 2y। अब यहां पर कैलकुलेशन करिए, 4 - 3 -4 - 3 -7 और 1 - 7 -6, यानी कि यहां पर पी आई आ गया हमारे पास माइनस का 1/6 ई की पावर में x प्लस 2y, x प्लस 2y। अब हमें यहां पर लिखना है कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, z इक्वल टू, कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा होता है z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो यहां से z इक्वल टू सी एफ कितना था, f1y प्लस f2 y प्लस 2x माइनस 1/6 ई की पावर में x प्लस 2y। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल था, है ना, कुछ नहीं करना है आपको, सी एफ और पी आई, यानी कि ये जो केस नंबर 1 है बहुत आसान। बाकी इसमें और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या वेरिएशन आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। इसके क्वेश्चन में वेरिएशन सिर्फ लेफ्ट साइड में आएगा, फिर राइट में तो कुछ करना ही नहीं, पी आई निकालना तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। लेफ्ट साइड में अंतर आएगा, यहां पर देखो, यहां पर 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। कौन कौन से, जैसे एक तो वो क्वेश्चन जहां पर आपके लीनियर फैक्टर बन रहे हैं, जैसा कि हमने 2 क्वेश्चन किए, दोनों में लीनियर फैक्टर बन रहे हैं। दूसरा केस जहां पर रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर में क्या करना होता है ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और जहां पर फैक्टर नहीं हो रहे, तो यहां पर 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, जहां पर रिपीटेड फैक्टर है और जहां पर फैक्टर नहीं हो रहा है। अब रिपीटेड फैक्टर है, क्या करना है ये लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है, है ना। और अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तब और ज्यादा आसान हो जाता है, ये भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आपको यहां पर केवल 3 ही टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा और सीएफ के तीनों केस आपको निकालने आते हैं, तो ये केस 1 बहुत आसान है, क्योंकि यहां पर देखो नया क्या था, पीआई निकालना, और पीआई निकालना आपने देख लिया कितना आसान है। अब हम चलते हैं अपने केस 2 पर। केस 2 देखिए यहां पर जरा, केस 2 क्या है, अगर ये राइट हैंड साइड वाला जो फंक्शन है, अगर ये राइट हैंड साइड वाला फंक्शन आपको साइन ax प्लस by के फॉर्म में दिया हो या cos ax प्लस by के फॉर्म में दिया हो, तब हम केस 2 लगाते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या करना होता है जरा ध्यान देना, यहां पर क्या करेंगे आप ध्यान से देखें। तो हमारा यहां पर पी का फॉर्मूला क्या बनता है, पहले तो मैं वो लिख देता हूं। तो हमारा यहां पर पी का फॉर्मूला होगा पी इक्वल टू 1/1 के अपॉन में क्या आएगा, लेफ्ट साइड d कॉमा d डैश, और यहां पर ये एज इट इज आए, अगर साइन होगा तो साइन आ जाएगा और अगर कॉस होगा तो कॉस आ जाएगा, दोनों में से कोई एक होगा, कॉस ax प्लस by। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको यहां पर करना है सब्स्टिट्यूशन, आपको यहां पर करना है सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, पुट, देखिए जरा ध्यान से समझिए, यहां पर आप डी स्क्वायर की जगह पर पुट करेंगे माइनस का ए स्क्वायर, ए कहां से मिलेगा, एक्स का कोफिशिएंट, माइनस का ए स्क्वायर, याद रखना माइनस का ए स्क्वायर है, ये माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं है। कई बार स्टूडेंट इसको यहां गलत कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, वो सॉरी प्लस कर देते हैं, तो याद रखना ये माइनस बाहर है और फिर उसके बाद ए का स्क्वायर है। डी डैश की जगह आप पुट करेंगे माइनस का ए बी, ए कहां से मिलेगा, एक्स का कोफिशिएंट, बी कहां से मिलेगा, वाई का कोफिशिएंट, और जो डी डैश का स्क्वायर है, उसको आप पुट करेंगे माइनस का बी स्क्वायर। बस यही सब्स्टिट्यूशन आपको करने हैं, और जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे आपका क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ हो जाएगा, ठीक है ना।
तो यहां से जब पी आप निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगा देंगे और ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, डी डी डैश की जगह माइनस ए बी, डी डैश स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर। और जब ये सारे सब्स्टिट्यूशन आप कर देंगे तो आपको पी आई यहां से मिल जाएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखिए, इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है कि वेयर ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद, ये सारी वैल्यू को पुट करने के बाद ये जो आपके पास डिनोमिनेटर ये जीरो नहीं होना चाहिए। आपने सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आपका डिनोमिनेटर है डी कॉमा डी डैश ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो केस ऑफ फेलियर हो गया। और केस ऑफ फेलियर के क्वेश्चन यहां पर भी आपको नहीं मिलेंगे, और अगर केस ऑफ फेलियर हो जाता है तो क्या करना है ये आप ऑलरेडी जानते हैं। क्लियर है? वैसे यहां पर केस ऑफ फेलियर के क्वेश्चन आपके नहीं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, d माइनस डी डैश माइनस 1 d माइनस डी डैश माइनस 2 z साइन 2x प्लस 3y। आसान क्वेश्चन है क्योंकि पहले से हमें इसके लीनियर फैक्टर दे रखे हैं, तो CF तो आसानी से निकल जाएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो d माइनस डी डैश माइनस 1, d माइनस डी डैश माइनस 2z इक्वल टू में साइन 2x प्लस 3y। अब यहां पर जरा ध्यान देना, मैं यहां पर CF लिखने जा रहा हूं। CF आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो पहले इस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे, फिर इस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे। अब जरा यहां पर ध्यान देना, यहां कांस्टेंट क्या है, माइनस में 1 है, तो यानी कि e की पावर में x आएगा, यहां माइनस है तो यहां प्लस आएगा। फिर f1 y, अब यहां पर इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 ही है, तो y प्लस x आएगा, क्योंकि यहां माइनस है तो यहां प्लस आएगा। आगे चलते हैं, प्लस, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखते हैं, तो e की पावर में यहाँ 2 है इसलिए e की पावर 2x आएगा, और यहाँ 1 है तो इसलिए f2 y प्लस x आएगा। तो ये तो हो गया CF। अब निकालना हमें PI। देखिए PI कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से समझिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन ये पूरा फैक्टर आपको लिखना पड़ेगा d माइनस, देखिए d माइनस डी डैश माइनस 1, d माइनस डी डैश माइनस 1 और d माइनस डी डैश माइनस 2, और यहां पर आ जाएगा साइन 2x प्लस 3y। यहां साइन की जगह कॉस भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कॉस भी हो सकता है यहां पर। चलिए d माइनस डी डैश माइनस 1, d माइनस डी डैश माइनस 2। अब क्या करें, देखिए अभी हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि ना तो हमारे पास डी स्क्वायर है ना डी डैश स्क्वायर है। देखो जो लेफ्ट साइड होती है, जब आपको CF निकालना है तो लेफ्ट साइड के लीनियर फैक्टर करने होते हैं, लेकिन जब हम PI निकालते हैं तो उन लीनियर फैक्टर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना कि PI निकालते समय हमें इस केस में इन दोनों फैक्टर को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा हमें जरा ध्यान से समझिए। PI इक्वल टू, देखिए मैं यहां पर दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, PI इक्वल टू 1 अपॉन, अब यहां पर 1 के अपॉन में देखो d का मल्टीप्लाई d में होगा तो d स्क्वायर, फिर d का मल्टीप्लाई d डैश में होगा तो d माइनस d इंटू डी डैश, माइनस में d डी डैश, फिर माइनस 2 के साथ होगा तो माइनस 2d। अभी मैंने d का मल्टीप्लाई इन तीनों में किया, अब d डैश का तीनों में करूंगा, तो d डैश का d में करेंगे तो माइनस का d डैश इंटू d, फिर इसका मल्टीप्लाई, हाँ इस d डैश का मल्टीप्लाई d डैश में करेंगे। तो अब यहां पर जरा ध्यान देना, देखो d का मल्टीप्लाई d में किया, d स्क्वायर इसमें किया तो माइनस का d डी डैश, इसमें किया तो माइनस का 2d, अब माइनस d का इसमें किया तो माइनस का d डैश d, अब इसका ये भी माइनस प्लस का d डैश स्क्वायर, उसके बाद d डैश का करेंगे 2 में तो माइनस माइनस प्लस 2d डैश। आगे चल, अब माइनस 1 का करते हैं तो माइनस 1 का d में करेंगे तो माइनस d आएगा, ये माइनस माइनस प्लस का d डैश आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, और यहां पर आपका साइन 2x प्लस 3y आएगा। अब इसको चाहे तो वैल्यू पुट कर दो या थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, 1 अपॉन, देखिए यहां पर d स्क्वायर हमारा आ गया, ठीक। उसके बाद देखो यहां पर डी डैश और ये भी डी डैश है, तो माइनस का 2d और d डैश हो गया, ये दोनों चीज सेम ही तो है ना। चलिए, और ये प्लस का d डैश स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म मैंने यहां पर रख दी, तो हमारे पास ये टर्म खत्म हो गई, ये टर्म खत्म हो गई, ये टर्म खत्म हो गई, ये टर्म खत्म। अब जो बची है उनको लिख लेते हैं। देखिए क्या क्या बचा, यहाँ माइनस 2d है और यहाँ माइनस का d, तो माइनस का 3d हो गया एक तो, अच्छा
माइनस का 3d, यहाँ 2d डैश, यहाँ d डैश, तो यह प्लस 3d डैश और प्लस का 2 भी बचा, प्लस का 2 बचा, और कुछ तो नहीं है, ठीक है। साइन 2x प्लस वाई, अब यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूशन होगा जरा ध्यान से देखें ना। पुट डी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस का ए स्क्वायर, ए कितना है 2 है, तो -2 का स्क्वायर मतलब -4 पुट करेंगे। डी और डी डैश की जगह पर माइनस का ए बी, ए कितना है 2, बी कितना है 1, तो यानी कि 2 इंटू 1 2, तो माइनस का 2 पुट करेंगे। डी डैश स्क्वायर की जगह माइनस का बी स्क्वायर, बी कितना है, यहां पर 3y था, हाँ 2x प्लस 3y, ये थोड़ा सा ये 3y है, क्या है 3y, तो करेक्ट कर लेते हैं। देखिए अगर ये 3y है तो डी स्क्वायर तो कितना आएगा, एक माइनस ए का स्क्वायर 4 आएगा। डी डी डैश होता है ए बी, तो ए बी मतलब 2 3 जा 6, तो यहां पर ये 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा माइनस में। अब डी डैश का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो ये माइनस में 9 आएगा। देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा और माइनस साइन पहले लगा देना है, तो ये हमारे सब्स्टिट्यूशन है, ये यहां पर मैं कर देता हूं। तो देखिए पी आई कितना आ जाएगा, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए डी स्क्वायर के प्लेस पे -4, तो यहां पर आएगा -4, फिर डी डी डैश की जगह पर -6। अब ध्यान दो जरा, यहां पर -2 है और -6 रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। आगे चलते हैं, अब ये आया डी डैश का स्क्वायर, मतलब यहां पर रखना मुझे -9, तो ये -9 आया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप कुछ नहीं पुट कर सकते, 3d या 3, इसको ऐसे ही लिखेंगे, तो माइनस का 3d प्लस का 3d डैश और प्लस का 2, और यहां पर साइन 2x प्लस 3y। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहां से देखो जरा, ये 12 प्लस का है और माइनस का 13 हो जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा। देखो 12 प्लस 2 14, और ये 13, 14 माइनस 13 1, तो यहां पर प्लस का 1 बचा, क्या बचा प्लस का 1, तो ये हमारे पास बचेगा माइनस का 3d प्लस का 3d डैश और प्लस का बचेगा 1, ये हमारे पास बचा। 12 प्लस 2 14 माइनस 13 1 बचा, आगे लिख दिया मैंने। अब इसमें क्या करें, देखिए अब इसमें एक काम करते हैं, पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूं, और माइनस को कॉमन लेने के बाद ये बनेगा आपका 3d माइनस 3d डैश, 3d माइनस 3d डैश माइनस का 1, ये बचेगा। अब इसको कैसे करना है तो इसको देखते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे। साइन 2x प्लस 3y साइन 2x प्लस 3y, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कितना आएगा। पी आई इक्वल टू, पी आई इज इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन माइनस में 1 अपॉन 3d माइनस 3d डैश, 3d माइनस 3d डैश और माइनस में 1। देखो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 3d और ये 3d डैश है, हमें तो वैल्यू पुट हम केवल कर सकते हैं डी स्क्वायर की या डी डैश की, डी डैश की या डी डैश स्क्वायर की। तो हमें क्या करना है, यहां पर यही टर्म को बनाना है वापस। कैसे बनेंगे, रेशनलाइजेशन से। आप इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं कैसे, देखिए जो नीचे लिखा गया फैक्टर है इसी का अपोजिट साइन कर दें, इसको एक ही टर्म माने, ये बीच में माइनस है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं 3d माइनस 3d डैश और प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और इसी फैक्टर से हम डिवाइड कर देते हैं 3d माइनस 3d डैश एंड प्लस में 1, और यहां पर आ जाएगा e की पावर 2x प्लस 3y, यही था ना, e की पावर 2x प्लस 3y। चलिए अब देखो क्या करना है, जरा ध्यान से समझिए। पी आई इक्वल टू, ऊपर तो हमारे पास है माइनस, देखिए ऊपर क्या है हमारे पास -3d माइनस 3d डैश और प्लस का 1। नीचे जरा ध्यान दो, देखो अगर नीचे आप ध्यान से देखो, ये देखो ये a है, a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला यहां पर बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 3d माइनस
थ्री डी डैश का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा e की पावर में 2x + 3y। ऐसा क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अब यहाँ पर जब a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास डी स्क्वायर और डी डैश का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए अगली स्लाइड, अगले पेज पर, सॉरी अगले स्टेप में क्या आएगा, माइनस, ये हमारे पास क्या बच रहा है, 3d -3d डैश और +1, ये तो हमारा न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में इसको ओपन कर देते हैं तो ये आएगा 9d का स्क्वायर प्लस 9d डैश का स्क्वायर और -2 3 जा 6 6 3 जा 18 d इंटू डी डैश और माइनस का 1 e की पावर में 2x + 3y। अगेन आप यहां पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, पुट डी स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -4, डी डैश स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -9, और डी डैश के जगह पर पुट करेंगे -6। तो आप ये सारे सब्स्टिट्यूशन यहां पर कर दीजिए, आपका पी आई यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए क्या आएगा पी आई, जरा ध्यान देना, पी आई इज इक्वल टू, देखिए अब यहां पर जरा ध्यान देना, वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, माइनस ऊपर क्या बच रहा है 3d -3d डैश +1 डिवाइडेड बाई, यहां पर डी स्क्वायर की जगह -4 पुट करेंगे, देखो -4 तो ये माइनस का 36 बनेगा, माइनस का 36, यहां पर पुट करेंगे -9 तो ये माइनस का 81 बनेगा, और यहां पर पुट करेंगे डी डी डैश की वैल्यू -6 तो ये आपका बनेगा 108, और प्लस में बनेगा 108 क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, और यहां पर आपके पास है साइन 2x प्लस। अब यहां पर जरा ध्यान देना कितना बच गया, ये इनको माइनस वालों को ऐड करिए आप, तो ये आपका आ जाएगा 82 + 36 यानी कि 118 आएगा माइनस में, तो यहां पर माइनस में 10 बचेगा, तो पी आई इज इक्वल टू -3d माइनस का 3d डैश प्लस का 1 डिनोमिनेटर में माइनस का 10 और साइन 2x + 3y, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। अब आगे देखो ना, पी आई इक्वल टू, देखिए अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, 1/10 को तो रखो बाहर और इस साइन 2x + 3y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3d साइन 2x + 3y माइनस 3d डैश, इसके साथ भी देखो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 2x + 3y, और इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन 2x + 3y, ये आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, देखो यहां से अब लास्ट स्टेप हमारा लगभग आएगा, यहां पर 1/10 ब्रैकेट, देखो d का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, d मतलब डेल बाई डेल एक्स, यानी कि आपको इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, और आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां से 2 बाहर आएगा, तो 3 × 2 cos 2x + 3y माइनस d डैश का मतलब डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, तो आप इसको जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो 3 बाहर है, 3 और बाहर आ जाएगा y का कोफिशिएंट, तो ये 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और cos 2x + 3y, और यहां पर तो कोई डिफरेंशिएशन करना नहीं है तो प्लस में साइन 2x + 3y। देखो ये आपका आ रहा है 6 cos 2x + 3y, ये आ रहा है 9 cos 2x + 3y, तो अगर आप 6 और ये 9, तो अगर आप 6 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा और ये वाली टर्म आपकी बच जाएगी। तो अब देखिए यहां से पीएफ आपके पास कितना आ जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, पीएफ ध्यान दें तो सर पी आई आपका आएगा, पी आई इक्वल टू 1/10 ब्रैकेट में 1/10, यहां से बचेगा साइन 2x + 3y, तो यहां बचा साइन 2x + 3y माइनस, और यहां कितना बचा, माइनस का 3 cos 2x + 3y,
ठीक, ये हमारे पास आ गया फाइनली पी। तो अब हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो गया, नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन। यहां से अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आप जानते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, CF प्लस PI। तो Z इक्वल टू CF प्लस PI, और ये हमारा आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आपको यहां पर देखो करना क्या था, आपको PI निकालना था। अब यहां पर देखिए इस केस में, साइन वाले केस में या कॉस वाले केस में, जब आप PI निकालेंगे, देखिए CF निकालने में तो कुछ नहीं है, CF तो पहले की तरह ही निकालना है, तीन ही केस बनते हैं CF के, कोई भी बन सकता है। राइट हैंड साइड में जब आप इस केस में PI निकालेंगे तो आपको बस क्या ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में जब आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद देखो यहां पर फिर से कुछ टर्म बच गई, तो हमेशा यहां पर जनरली आपको क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन करना होगा। रेशनलाइजेशन करके फिर से ये स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर वाली जो टर्म होंगी वो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद नीचे केवल D या D' बच जाता है। तो अगर नीचे D बचेगा तो इसका मतलब यहां जो फंक्शन लिखा होगा उसका इंटीग्रेशन होगा x के रेस्पेक्ट में, और अगर नीचे D' बच गया तो इसका इंटीग्रेशन होगा y के रेस्पेक्ट में। ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर भी चुके हैं, है ना। तो यहां पर इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब यहां पर एक और क्वेश्चन देखिए जरा, यहां पर देखिए राइट हैंड साइड तो बिल्कुल पहले की जैसी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट साइड को आप ध्यान से देखेंगे, लेफ्ट साइड में क्या है, देखिए ये लेफ्ट साइड है। अब यहां पर अगर आप देखें तो इसके आपको पहले फैक्टर ट्राई करने पड़ेंगे, क्या इसके फैक्टर हो जाएंगे। अगर इसके फैक्टर हो जाते हैं तो आप इसका उसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, CF लिखेंगे। चलिए मैं इसके फैक्टर करता हूं, जरा ध्यान से देखिए। तो मैं यहां पर D², देखिए हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है D² माइनस D' माइनस 2D' स्क्वायर प्लस 2D प्लस 2D' Z इक्वल टू में साइन 2x प्लस। अब जरा देखो ध्यान से, क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं। ये D² है, D' है, यहां पर D, देखिए यहां पर 2 कॉमन आ रहा है, D प्लस D' बचेगा, है ना। यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो D प्लस D' बचेगा। अच्छा इधर देखो जरा, यहां भी 2 है, लेकिन अगर मैं इसमें से D' को कॉमन लेता हूं इन दोनों में से, तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि यहां पर 2 है, यहां पर 2 नहीं है। दूसरा, इसमें से इसके साथ भी कोई और टर्म नहीं है जिसको हम कॉमन ले सके, तो हमें इसमें थोड़ा सा अगर आप सोचो, देखिए ये जो D' वाली टर्म है, इस टर्म को अगर आप ध्यान दो, अगर मैं यहां पर देखो, यहां पर मेरा D प्लस D' बच रहा था, अगर मैं D और D' को एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहां पर मेरे पास कितने टर्म आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 तो पहले से ही है, यानी कि हमें एक टर्म और चाहिए। अगर 6 टर्म हो जाएंगे तो हम आसानी से फैक्टर कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए आपको क्या करना होगा, D² प्लस D' इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो D', तो ये हमने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और एक D' पहले से ही है, प्लस 2D प्लस 2D' इज इक्वल टू साइन 2x प्लस y। अब इसके बाद क्या करना है, देखो अब यह 7 टर्म्स हो गई, हमें 6 बनानी है, इन दोनों को एक साथ ऐड कर दो, सेम साइन की है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये आ जाएगा D² प्लस D' माइनस 2D' माइनस 2D' स्क्वायर प्लस 2D और प्लस में 2D' Z इक्वल टू में साइन 2x प्लस 5। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो अब इन दो पेयर में से आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए पहले पेयर में से D कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, D प्लस D', यहां से माइनस का 2D' कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, D प्लस D', यहां से प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, D प्लस D', और पूरे के बाहर Z साइन 2x प्लस y। आगे देखो अब क्या करें, अब इसमें देखो D प्लस D' D प्लस D' D प्लस D' सभी जगह कॉमन है, तो इसको पूरे में से कॉमन निकाल लो, D प्लस D'। अंदर क्या बचा जरा ध्यान से देखो, यहां बचा D,
यहां बचा माइनस का 2d' और यहां पर बचा प्लस का 2। देखिए फैक्टर हो गए, क्या हो गए, फैक्टर हो गए हमारे x 2x प्लस वाई। अब क्या करना है, दो लीनियर फैक्टर आपके आए हैं, इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग आपको लिखना है CF। देखिए तो CF कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, d प्लस d' के कॉरस्पॉन्डिंग CF जब आप लिखेंगे तो देखो यहां पर कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो e की पावर में क्या आएगा, e की पावर में आएगा 0x, e की पावर में आएगा 0x f1 y। अब देखो यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा y माइनस x, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, प्लस f2 सॉरी e आएगा पहले। देखो यहां पर e की पावर में माइनस का 2x आएगा, क्योंकि यहां पर प्लस 2 है, तो e की पावर में माइनस 2x f2, और यहां पर आएगा y प्लस 2x, क्योंकि यहां पर माइनस 2 है। ये CF आ गया। तो इस CF को और थोड़ा सा सही करके अगर आप लिखें, देखिए इस CF को अगर और थोड़ा सा सही हम करें तो देखिए कितना आएगा, तो ये CF हमारा आ जाएगा CF इज इक्वल टू f1 y माइनस एक्स प्लस f2 y प्लस 2x। अब मैं यहां से कैलकुलेट करने जा रहा हूं PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपको ओरिजिनल फंक्शन का ही यूज करेंगे हम, क्योंकि इसमें d स्क्वायर और d' का स्क्वायर है। अब मैं एक काम करता हूं, इसको PI को कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि वहां पर स्पेस कम है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, देखो 1 के अपॉन में आएगा सब, तो 1 के अपॉन में ओरिजिनल फंक्शन लिखेंगे d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर माइनस d और क्या आएगा, d स्क्वायर माइनस d माइनस 2d स्क्वायर माइनस का 2d स्क्वायर और प्लस का 2d प्लस का 2d प्लस का 2d और प्लस का 2d और ऊपर आ जाएगा sin 2x प्लस वाई, sin 2x प्लस वाई। चलिए अब आप जानते हैं आपको क्या करना है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन करना है। तो पुट d के प्लेस पर तो पुट करेंगे माइनस का a स्क्वायर यानी कि माइनस का 4 d स्क्वायर के प्लेस पे, d' स्क्वायर के प्लेस पर पुट करेंगे -1 और d की जगह पुट करना होगा आपको माइनस का ab यानी कि माइनस का 2। ये सारे सब्स्टिट्यूशन आप यहां कर देंगे तो देखिए आपको कितना मिलेगा PI। तो PI इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखें, 1 के अपॉन में d स्क्वायर की जगह -4, d' की जगह पर -1 तो माइनस माइनस प्लस 1, d' स्क्वायर की जगह पर -2 तो ये +4 हो जाएगा, और ये 2d प्लस 2d' ऐसे ही रहे, है ना, 2d प्लस 2d'। अब यहां पर देखो जरा ध्यान से, कितना आया, -4 प्लस 4। एक मिनट, d स्क्वायर के प्लेस पे हमने एक बार चेक कर लेते हैं, हमने सही लिखा है sin 2x प्लस वाई, ठीक है, sin 2x प्लस वाई, हाँ ठीक है, और d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर माइनस d माइनस का 2d स्क्वायर प्लस का 2d प्लस का 2d, ठीक है। d स्क्वायर के प्लेस पे -4 रख दिया तो यहाँ -4 आ गया, d की जगह -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, d स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे, d स्क्वायर की जगह -1, तो ये माइनस माइनस कितना आएगा, प्लस में 2 आएगा। यहां देखो ये यहां पर थोड़ा सा देखें, देखो d स्क्वायर की जगह -4 रख दिया और d स्क्वायर की जगह पर -1 रखेंगे, सॉरी हाँ यहां पर देखो ये, एक दोबारा लिख देता हूं, देखो PI इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए d स्क्वायर की जगह -4 और d' की जगह d' कितना है, -2 है तो ये +2 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर माइनस d' स्क्वायर, ये -1 है, माइनस माइनस +2 बन जाएगा, और उसके आगे प्लस का 2d और प्लस का 2d, और यहां पर sin 2x प्लस वाई। देखो यहां पर ये तो कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या आपके पास, 1 अपॉन 2 कॉमन आ गया, d प्लस d' sin 2x प्लस वाई, ठीक है।
अब यहां पर अगेन आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर डी प्लस डी डैश आ रहा है, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे तो कितना आएगा, डी माइनस डी डैश ऊपर आ जाएगा और 2 डी प्लस डी डैश और डी माइनस डी डैश। आपको मालूम है जब रेशनलाइजेशन करते हैं तो नीचे जो साइन होता है उसका साइन चेंज करते हैं, डी माइनस डी डैश, ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। दिस इज रेशनलाइजेशन। साइन क्यों किया रेशनलाइजेशन, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में डी प्लस डी डैश बच रहा था। अब आगे देखो, देखिए अब यहां से आपके पास पी आई इज इक्वल टू डी माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई, अब ये देखो फॉर्मूला बन गया 2d स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा साइन 2x प्लस वाई। अब यहां पर अगेन आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, पुट d के प्लेस पर डी स्क्वायर के प्लेस पर पुट करेंगे, अगेन वही -4 और डी डैश स्क्वायर के प्लेस पर पुट करेंगे अगेन -1। तो देखिए कितनी वैल्यू मिलेगी, तो पी आई इक्वल टू डी माइनस डी डैश अपॉन में 2, देखिए डी स्क्वायर की जगह -4 रखिए और यहां पर इसकी जगह +1 और यहां पर आ जाएगा हमारा साइन 2x प्लस वाई। तो ये कितना हो गया, -3 -6 हो गया। तो पी आई इक्वल टू माइनस का 1/6 और ये जो साइन है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी साइन 2x प्लस वाई और माइनस का डी डैश साइन 2x प्लस वाई, ये आ जाएगा। तो यहां से पी आई देखिए कितना आ रहा है, पी आई इक्वल टू माइनस का 1/6, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट, डी का मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो साइन का हो जाएगा कॉस, साइन का हो जाएगा कॉस और x के रेस्पेक्ट में करना 2 बाहर आएगा, 2 कॉस 2x प्लस वाई माइनस, यहां y के रेस्पेक्ट में करना है तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा कॉस और 2x प्लस वाई। तो यहां से 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो एक ही cos x y बचेगा। तो यहां से हमारे पास फाइनली जो पी आई आ गया, पी आई देखिए कितना आएगा, पी आई इक्वल टू माइनस का 1/6 और cos 2x प्लस वाई, ये पी आई आएगा क्योंकि यहां पर 2 में से 1 को माइनस करेंगे। तो हमारे पास सी एफ भी आ गया, पी आई भी आ गया। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान दीजिए ना, कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ कितना आया था, देखिए सी एफ जो भी आया, अब आप यहां पर सी एफ को पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो केस 2 है ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहां पर केस 1 और केस 2 के ऊपर बेस्ड मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो इनको अगर आप 4 क्वेश्चन को कर लेंगे और जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराए उनको अगर आप कर लेते हैं तो केस 1 और केस 2 में इसके अलावा और आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आप उसको क्या है कर लेंगे। और जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब मैं आपको करा चुका हूं, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो यूनिवर्सिटी में बार बार रिपीट होते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। तो यहां पर हमारा केस 1 और केस 2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम केस 3 और केस 4 को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहां पर अभी आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू सो मच।